हे गाइस, I'm रति। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सल्फोनामाइड्स। जो सल्फोनामाइड्स हैं इनके जो मेन फीचर्स हैं कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है या फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इनकी जो कॉमन ड्रग है वो कौन कौन सी है या फिर इनको हम किस टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं जब भी हम किसी ड्रग को डिस्कस करते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो साइड इफ़ेक्ट के ऊपर ही ध्यान देना होता है कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फोनामाइड, तो इसका जो थेरेप्यूटिक क्लास होगा वो एंटीबैक्टीरियल होगा। मींस कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम सल्फोनामाइड्स को एज ए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो ड्रग है वो फॉलिक एसिड इनहिबिटर है। मींस यहाँ पर इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी जो सेल है उसके अंदर जो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है ये उसको इनहिबिट करती है। एंड फॉलिक एसिड का जो इम्पॉर्टेंस होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो फॉलिक एसिड होगा वो किसी भी इन्फेक्शन को ज़्यादा डेवलप होने के लिए यहाँ पर जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड होती है और ग्रो करती है। तो यहाँ पर जब हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं गाइस, तो जो फॉलिक एसिड है जो मेन एलिमेंट होता है सेल की ग्रोथ के लिए और सेल डिवीज़न के लिए, सो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा और उसी की वजह से जो सेल का डिवीज़न है या फिर सेल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली जो एक्शन हमें देखने को मिलेगा वो इसका एक बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन है कि ये जो सेल की ग्रोथ है उसको कम कर देती है। एंड इसी तरीके से जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हमें हेल्प मिलती है इस तरीके से। ये जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है सल्फोनामाइड्स का, इसको आप किस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी ड्रग पढ़ी हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जो ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को याद रखने के लिए हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ये जो ड्रग है उसका नाम इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है कि SULFO। सो FO से फॉलिक को रिलेट कर लीजिए कि यहाँ जब भी सल्फोनामाइड की बात होगी तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही सिमिलर है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको याद रखने के लिए। एंड जो सल्फोनामाइड होते हैं उनको सल्फर ड्रग्स भी कहा जाता है गाइस। एंड सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये जो ड्रग हैं इनको स्लो एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और टॉपिकल ड्रग्स के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। इनमें कुछ कॉमन जो ड्रग हैं जो मेनली यूज़ की जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लाइक सल्फाडाइजीन, इसको हम ऑरली यूज़ कर सकते हैं। एंड सल्फाडॉक्सिन, ये भी एक सल्फोनामाइड है और इसको भी ऑरली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है सल्फीसोक्सेजोल, ये जो ड्रग है इसको भी हम ओरली ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथाक्सोल। तो ये कुछ कॉमन सल्फोनामाइड्स है। सल्फोनामाइड्स को जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो यूरिन का कलर है उसका जो कलर यहाँ पर चेंज हो सकता है, लाइक डार्क ब्राउन और रेड कलर हमें देखने को मिल सकता है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक की पॉइंट है यहाँ पर कि यूरिन का कलर चेंज हो सकता है अगर कुछ सल्फोनामाइड्स जो कि कॉम्बिनेशन के रूप में ले जाते हैं उनकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सल्फोनामाइड से जो कलर चेंज होगा वो डार्क ब्राउन या फिर रेड कलर होता है। एंड सल्फोनामाइड्स के अगर यूजेस की हम बात करें गाइस, तो ये जो ड्रग है ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग है। इसका जो यूज़ है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बर्न के केसेस होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि सिल्वर सल्फर डाइजिन हम काफ़ी यूज़ करते हैं बर्न के केसेस में। एंड आई इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर भी सल्फोनामाइड्स का यूज़ आपने देखा होगा। आपने सल्फासीटामाइड का नाम सुना होगा, ये काफ़ी कॉमन है। तो ये जो ड्रग है इसको ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में बताया। सो टॉपिकली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं आई इन्फेक्शन के केसेस में, या फिर ब्रोंकाइटिस के केसेस होते हैं। एंड मलेरिया के केसेस में इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर ट्रैवलर डायरिया के केसेस हैं वहाँ हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। और स्मॉल बाउल इन्फेक्शन अगर हुआ है या फिर निमोनिया के केसेस, तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम सल्फोनामाइड्स को एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। सो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नोज़िया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। एंड सल्फोनामाइड्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो फोटो सेंसिटिविटी के जो केसेस हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है अगर वो बाहर ज़्यादा निकल रहा है जब वो सल्फोनामाइड्स को यूज़ कर रहा है, तो बॉडी के ऊपर कुछ रैशेस देखने को मिल सकते हैं और इसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। या फिर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके अंदर हमें क्रिस्टलूरिया का जो साइन है, या फिर ऑलिगूरिया भी हो सकता है, और रीनल फेलियर की जो कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें जो पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके अंदर अगर इस ड्रग को हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी कॉशियसली हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं इस ड्रग को यूज़ करने की वजह से डेवलप हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं सल्फोनामाइड्स के। एंड अगर इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर गाइस, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट है, आपको इसको याद रखना होगा गाइस कि सल्फोनामाइड से जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंड ब्लड से रिलेटेड कुछ अबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है जब हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं। तो जो अप्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बोन मैरो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। सो उसकी वजह से अप्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर अक्यूट हीमोलाइटिक अनीमिया और ग्रेनुलोसाइटोसिस की जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स काउंट होते हैं वो सीवियरली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये रेयर कंडीशंस हैं, इतना नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है। किसी किसी केस के अंदर ये जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एंड जो ट्राइमेथोप्रेम ड्रग है वो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है उसका जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज़ कर सकती हैं। तो ये जो ड्रग हैं हम उन केसेस में यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर पेशेंट के अंदर ऑलरेडी हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है। उन केसेस के अंदर हम ट्राइमेथोप्रेम को यूज़ नहीं करेंगे। एंड जब भी हाइपर कैलेमिया यहाँ पे डेवलप होता है गाइस, तो जो
डाइट के अंदर पोटेशियम को इंक्रीज़ करने वाले एलिमेंट हैं उनको भी हमें अवॉइड करना होता है इस केस के अंदर। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गाइस, तो जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन है जिसके अंदर फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे हमको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो ड्रग है वो इस तरीके की जो कंडीशन है उनको और भी वर्स कर सकती है। या फिर जो प्रेग्नेंट वीमन एंड लैक्टेटिक वीमन्स जो होती हैं उनके अंदर भी हमको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वीमन्स हैं उनके अंदर ये जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस कर सकती है, और जो बेबी है उसके अंदर ये जॉइंटिस की कंडीशन को डेवलप कर सकती है, और ये जो कंडीशन है वो कर्निक टेरस जो कंडीशन होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। तो लेट प्रेगनेंसी में इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमन्स हैं उनके अंदर भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिल्क के थ्रू बेबी तक पास हो सकती है। तो वहाँ भी अगेन ये जो कर्निक टेरस कंडीशन है, जॉइंटिस की कंडीशन है, उसको डेवलप कर सकती है। तो ये दोनों ही जो कैटेगरीज़ हैं इनके अंदर हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ नहीं करते हैं। एंड हाइपरकैलेमिया की अगर कंडीशन ऑलरेडी है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम फिर सल्फोनामाइड्स को यूज़ नहीं करेंगे गाइस। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम सल्फोनामाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए गाइज। Till then, take care, keep studying, and bye bye.